तो बच्चों मेंडल्स के लॉ को आज पढ़ा जाएगा और उसमें आप सबको पता है कि मेंडल ने 3 नियम बनाए थे, 3 लॉज दिए थे। उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम बनाए थे। पहले नियम का नाम आप सब लोग पहले से जानते होंगे, सबको पता होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा वाला जो लॉ था उनका उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते थे और तीसरे वाले लॉ को बोलते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना बेटा? तो ये तीनों लॉ थे, तीनों की हिंदी भी यहाँ पे लिखी हुई है। एक एक करके हम लोग इन लॉस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पढ़ाता हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। ठीक है ना? ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है मेंडल का। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मेंडल साहब लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना? उनकी बात को बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो कुछ पॉइंट, सबसे पहले तो ये जो लॉ है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। तो ये लॉ किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में ये सारी बातें बता दी थी कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है। मैंने पहले ही तीनों पढ़ा दिया है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, तीनों मैंने पढ़ाया आपको। प्रीवियस लेक्चर्स में है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लेंगे। बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो पहला नियम है, ये एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस जो होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, उसी पर आधारित है, उसी पर ये इस नियम को बनाया गया है। ठीक है ना? और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम 100% लॉ भी नहीं कहते। तो मेंडल का जो पहला लॉ है, इट इज नॉट अ 100% लॉ। ठीक है ना? इसको 100% नियम भी नहीं कहा जाता, 100% नियम भी नहीं कहा जाता। ठीक है ना? इसीलिए कुछ जगहों पर मेंडल के पहले लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस ना कह के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मेंडल के दो ही लॉ बताए जाते हैं। कभी कभी इसको, यानी पहले लॉ को जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं, इसको लॉ नहीं माना जाता। ठीक है ना? इसको लॉ नहीं माना जाता, बहुत सारे टीचर्स इसको लॉ नहीं मानते हैं और बहुत सारी बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इट इज नॉट ए 100% लॉ। ये पूरी तरह से 100% एक नियम नहीं है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। ठीक है? और इट हैज सम एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्शन। तो याद रखेंगे कि इस लॉ में क्या है, इस लॉ के बहुत सारे क्या है, इस लॉ के बहुत सारे अपवाद भी हैं। ठीक है ना? हैव कंटेन एक्सेप्शन। ये मेंडल के पहले लॉ के बहुत सारे अपवाद हैं। अभी मैं आगे करके इन सबको बहुत डीप पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखिएगा क्या क्या अपवाद आपको सुनाई देंगे आगे चलकर। याद रखिएगा मेंडल के पहले लॉ के बहुत सारे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। अब इस लॉ में मेंडल कहते क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं मेंडल? वो बोलते हैं, एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। उन्होंने बोला कि जो लक्षण होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं कारकों के द्वारा, कारक के द्वारा। कारक भी मैंने आपको सब ऑलरेडी सारे टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ा दिए हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, समझे? यानी लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कारकों के द्वारा होता है। लिख दे, चलिए लिख देता हूं। लक्षणों का नियंत्रण कारकों के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। ओके, तो ये आपका इसकी हिंदी हो गया। चलो, तो उन्होंने क्या बोला इस लॉ में कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स के द्वारा क्या होते हैं? कंट्रोल किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब ये फैक्टर्स के बारे में फिर उन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, ठीक है ना, यानी कारक, फैक्टर्स फैक्टर्स आर प्रेजेंट फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर। तो फैक्टर हमेशा कैसे होते हैं? जोड़ी में होते हैं। फैक्टर्स आर, कारक हमेशा कैसे होते हैं? कारक हमेशा जोड़ी में होते हैं। आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के फॉर्म में होते हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना? फैक्टर्स यानी कारक जो होते हैं वो हमेशा जोड़ी के रूप में होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने इस लॉ में, ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो जो मेन लॉ था वो क्या था, वो मैं अब आपको लिखता हूँ।
ठीक है ना। उन्होंने बोला था, अब मैं लॉ लिख रहा हूं, क्या है कि व्हेन वन पेयर ऑफ एलील्स आर, व्हेन वन पेयर ऑफ एलील्स are brought B-R-O-U-G-S-T together, brought together in F1 generation, then only dominant factor is expressed. अभी मैं इसकी हिंदी बता दूंगा। डोमिनेंट फैक्टर इज expressed, dominant factor is expressed in F1 generation, and recessive factor remain unexpressed मतलब प्रदर्शित नहीं होता, अनएक्सप्रेस्ड। ये उनका पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है बेटा? व्हेन वन पेयर ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 generation, then only dominant factor is expressed, in F1 generation and recessive factor remain unexpressed, यानी इसकी हिंदी क्या हो गई कि जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीनों को पास लाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में उनमें से जो प्रभावी कारक वो तो प्रकट होता है, लेकिन जो अप्रभावी कारक है वो प्रकट नहीं होता। यही ना लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो चलिए, जो मैंने अभी बोला आपको हिंदी में, मैं उसको लिख भी देता हूँ आप लोग की सुविधा के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी का मतलब जाने ना, एलील्स को कहा जाता है। आपने पहला लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। युग्म विकल्पी जीनों को पास लाया जाता है, ब्रॉट टुगेदर मतलब पास लाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में उनमें से प्रभावी मतलब डोमिनेंट फैक्टर, F1 पीढ़ी में कौन दिखाई देगा? डोमिनेंट। तो उनमें से प्रभावी कारक तो प्रकट होता है। F1 पीढ़ी में कौन प्रकट होगा? हमेशा F1 पीढ़ी में प्रभावी कारक प्रकट होता है, वह अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता, अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता। समझ में आई बात? ये आपका हिंदी में मैंने लिख दिया कि जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीन, मतलब वन पेयर ऑफ एलील्स को हम यहाँ बोल रहे हैं, एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीन आर ब्रॉट टुगेदर, इनको पास में लाया जाता है, एक दूसरे के साथ लाया जाता है इन F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी में, तो क्या होता है? ओनली डोमिनेंट फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो केवल F1 पीढ़ी में प्रभावी कारक प्रकट होता है
और रिसेसिव फैक्टर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, यानी जो अप्रभावी कारक होता है वो प्रकट नहीं होता। अच्छा, ये जो मैंने आपके साथ सामने लिखा, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं बेटा, ठीक है ना, और हम इसमें अब क्रॉस करके देखते हैं कि मेंडल साहब कह क्या रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने अभी इधर लिखा है, चलिए इसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक। अभी जैसा मैंने बोला कि मेंडल ने बोला था कि हमें क्या करना है, 1 पेयर एलील्स लेने, ठीक है ना। तो 1 पेयर हम एलील्स लेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तरफ लिया था कैपिटल टी, ठीक है ना, और एक तरफ ले लिया स्मॉल टी, यानी एक तरफ उन्होंने मटर का लंबा पौधा ले लिया, टाल पौधा ले लिया, और एक तरफ ड्वार्फ ले लिया, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। ये कैसा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि इसमें 1 पेयर एलील लिए गए हैं, तो इसलिए ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड, देखने से ही पता चल रहा है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, ये क्या था, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स हो गए आपके, ठीक है। पेरेंट्स से क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। गैमीट बनाना भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो इधर से जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी, ये गैमीट बनेगा, और इधर से जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी। दोनों को आप क्या करोगे, साथ F1 पीढ़ी F1 जनरेशन बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी में अगर आप ध्यान दो तो ये जो कैपिटल टी है ना, ये डोमिनेंट फैक्टर है, ये डोमिनेंट वाला जीन है। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है मैंने। और स्मॉल स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी इसमें क्या है, अप्रभावी है, रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव फैक्टर है। और अभी मेंडल ने अपने पहले लॉ में बताया है कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस होता है, मतलब प्रकट कौन होता है, प्रभावी, प्रभावी कारक प्रकट होता है, अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता। इसका मतलब कि ये जो डोमिनेंट फैक्टर है ये क्या होगा, ये एक्सप्रेस्ड होगा, ये क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, मतलब ये प्रकट होगा, एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस होगा। और रिसेसिव क्या होगा, नहीं प्रकट होगा, यानी अनएक्सप्रेस्ड, ये अनएक्सप्रेस्ड मतलब ये प्रकट नहीं होगा। हमेशा याद रखेंगे कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट फैक्टर दिखाई देता है, मतलब ये पौधा आपको लंबा दिखाई देगा, खेत में आपको पौधा कैसा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा, बौना नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर हैं दोनों फैक्टर, हैं तो दोनों फैक्टर, हैं तो दोनों इसमें एलील, लेकिन फिर भी क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर, केवल जो डोमिनेंट जीन होता है वो दिखाई देगा। F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट जीन दिखाई देता है, और बेटा F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव जीन या रिसेसिव फैक्टर दिखाई नहीं देता है। यही मेंडल पहले लॉ में बताते हैं, इसीलिए पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें यही बताया जाता है कि हमेशा F1 जनरेशन में डोमिनेंट फैक्टर जो होता है, जो कैपिटल लेटर से लिखा रहता है उसी को डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, वही डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट फैक्टर है, वही F1 जनरेशन में प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, ठीक है ना। और जो स्मॉल लेटर से लिखा रहता है उसको रिसेसिव फैक्टर कहते हैं, और वो यानी जो अप्रभावी जीन, अप्रभावी कारक बोलो, जीन बोलो, वो हमेशा F1 जनरेशन में कभी नहीं प्रकट होता, वो हमेशा क्या होता है, अनएक्सप्रेस। लेकिन F2 जनरेशन में आगे चलकर वो प्रकट होगा, वो बात की बात है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो ये तो मेंडल का क्या हो गया, मेंडल के जो पहला लॉ था उसका मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया। तो क्रॉस तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक शुरू में एक बात बताई आपको बच्चों, सब लोगों को, आप लोगों ने ध्यान से सुना था। मैंने बोला था कि ये नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता है। फिर मैंने एक बात बताई कि ये 100% नियम नहीं माना जाता, 100% लॉ नहीं है ये। फिर मैंने तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इसको, इसके बहुत सारे अपवाद हैं, पहले नियम के बहुत सारे अपवाद है ना, पहले नियम के बहुत सारे अपवाद हैं, शुरू में बोला था ना। चलो अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर पहले नियम में। तो यहाँ पर क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस ऑफ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि मेंडल का जो पहला लॉ है उसके अपवाद पढ़ेंगे,
मतलब कहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होता उसको देखेंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आ गई बात बेटा? यानी पहला नियम हमने पढ़ लिया है, अब हम उसके अपवाद को पढ़ रहे हैं। इसमें दो एक्सेप्शन आपने याद रखना है, दो एक्सेप्शन स्पेशली आपको ध्यान रखना है। पहला जो है, पहला वाला, उसको बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक घटना होती है, उसको बोलते हो अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो पहले से पढ़े भी होंगे मुझसे, लेकिन अब ध्यान से आप सुनना, मैं कुछ नई बातें भी यहाँ पे ऐड करूंगा, कुछ कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आपकी बात। दूसरा जो एक्सेप्शन है दैट इज को डोमिनेंस, स्वप्रभाविता, को डोमिनेंस। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा याद रहेगा, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेंडल के लॉ के, पहले लॉ के क्या है? अपवाद है। ठीक है ना? यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। याद रहेगा, जब कभी भी ये नाम आए तो हमेशा याद रखना दिमाग में, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना? चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। उसके बाद जब हम उसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, यानी कि को डोमिनेंस। ठीक है ना? तो चलो, मैंने यहाँ पे पहला जो एक्सेप्शन है आपका, पहला एक्सेप्शन जिसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हिंदी भी आपने पढ़ी होगी जब आप छोटे क्लासेस में रहे होंगे, अपूर्ण प्रभाविता इसको कहते थे, अपूर्ण प्रभाविता। इसका एक और नाम है ये, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डोमिनेंस। इसका ये भी नाम होता है, अब ये नाम आपने नहीं सुना होगा, आप नोट कर लो, पार्शियल डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस। ठीक है ना बेटा? तो इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब आप देखो ना, कितने नाम हो गए? तीन नाम हो गए अपूर्ण प्रभाविता के। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा आपका पार्शियल डोमिनेंस, और तीसरा आपका हो गया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है ना? अगर इन सबको हिंदी में बोलना चाहें तो पहले तो आप क्या बोलोगे? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ये तो आपने पता ही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कहते हैं। उसके बाद पार्शियल डोमिनेंस को आप आंशिक प्रभाविता भी कहते हैं, तो हम अपूर्ण प्रभाविता को आंशिक प्रभाविता भी कहते हैं, आंशिक प्रभाविता। ठीक है ना? और साथ साथ हम इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी मिश्रित प्रभाविता भी कहते हैं, मिश्रित प्रभाविता। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो मेंडल के पहले लॉ का एक्सेप्शंस पढ़ रहे हो, मेंडल के पहले नियम के अपवाद पढ़ रहे हो गया ना बेटा? तो ये सब तो है, इसके क्या हो गए? नाम हो गए। ये सब क्या हो गए? इसके नाम हो गए। ये सारी एक ही चीजें हैं। समझ में आ रही बात? अब इसमें होता क्या है उसको देखते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है ना? चलो देखो, इस ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें क्या बोला गया? ये भी एक रूल था। ठीक है ना? इसमें ये बोला गया था, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार क्या था? मैं लिख रहा हूँ, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव, मेरे साथ में लिखते रहेंगे, आप भी नोट करते रहेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूँ। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप इज नॉट seen, dominant recessive relationship is not seen, comma, the F1 generation, the F1 generation do not resemble
डू नॉट, रिसेंबल मतलब समानता रखना, मैच करना, डू नॉट रिसेंबल ओनली, ओनली, या डू नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट। बहुत आसान है, अभी मैं समझा दूंगा तो आप देखना। रादर, RATHER, रादर ए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंडीशन, intermediate condition is seen, is seen in F1 generation, intermediate condition is seen in F1 generation where, कॉमा लगा के, where dominant gene, where dominant gene is incompletely, incompletely, incompletely dominant, incompletely dominant, dominant over, over recessive gene। समझे इसका मतलब क्या हुआ? बताता हूँ। ये इस रूल में बोला गया, इस रूल में जो बात बोली गई वो ये थी, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। क्या लिखा? कि इन F1 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप इज नॉट सीन। मतलब कि F1 जनरेशन में क्या होता है? प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता है। F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, अपवाद है ना, तो अपवाद में ये बात बताई जा रही है कि इन F1 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप इज नॉट सीन। मतलब F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ? द F1 जनरेशन डू नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। मतलब कि F1 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी मैच नहीं करती। F1 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी क्या करती है? रिसेंबल नहीं करती, मैच नहीं करती। रादर ए इंटरमीडिएट कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर ए इंटरमीडिएट, रादर मतलब अपितु, अपितु F1 पीढ़ी में क्या होता है? एक मध्यवर्ती कंडीशन, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती कंडीशन देखने को मिलती है। इच सीन मतलब देखने को मिलती है। ठीक है ना। क्या लिखा? अपितु F1 जनरेशन में एक मध्यवर्ती कंडीशन देखने को मिलती है। और F1 पीढ़ी में वेयर डोमिनेंट जीन इज, मतलब कि क्या होता है वहां पर उस मध्यवर्ती कंडीशन में? क्या होता है F1 पीढ़ी में? प्रभावी जीन जो होता है वो अप्रभावी जीन पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या बोला? कि F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन जो है वो अप्रभावी जीन पर, डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन पर, ओवर मतलब पर, क्या होता है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट मतलब अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। इसीलिए इसका नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंट रखा गया था। अब इसका मतलब क्या? जो मैंने हिंदी में लिख आपको समझाया, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि आप समझ में आओ। चलो मैं इसको लिख देता हूँ हिंदी में ताकि आप लोग को लाइफ टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ F1 पीढ़ी में, आप सभी लिख लो, प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता। कितना आसान है सब, प्रभावी अप्रभावी एक बार में सब समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, भूलेंगे नहीं आप सब। प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता। मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार तो संबंध होता है, पर ये तो अपवाद है ना, नहीं मिलता। कॉमा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी, दोनों पेरेंट मतलब जनक, दोनों पेरेंट्स में से, में से किसी से भी, किसी से भी, किसी से भी रिसेंबल, रिसेंबल मतलब जानते हैं समानता होती है, समानता, रिसेंबल को हिंदी में बोलेंगे क्या? समानता, मैच करना, समानता नहीं करती।
नहीं रखती, समानता नहीं रखती, बल्कि क्या हो जाता है, अपितु 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 F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में एक मध्यवर्ती दशा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है। एक मध्यवर्ती कंडीशन या मध्यवर्ती दशा देखने को मिलती है, ठीक है। और F1 पीढ़ी में, लास्ट लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर क्या हो जाता है, अपूर्ण रूप से प्रभावी होती है। F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होती है। ठीक है ना। तो अब आपने जो मैंने ये इंग्लिश में लिखा उसी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हिंदी में भी लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी के बीच में संबंध देखने को नहीं मिलता है, कोई संबंध नहीं होता। F1 यानी कि F1 पीढ़ी में जो बच्चे होते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी समानता नहीं रखते, बच्चे दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी समानता नहीं रखते, बल्कि F1 पीढ़ी में तो क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है, एक मध्यवर्ती दशा देखने को मिलती है। मध्यवर्ती दशा मतलब एक तीसरा ही कलर, एक तीसरा ही लक्षण यहाँ पे आ जाता है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, मध्यवर्ती दशा बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो F1 पीढ़ी में एक मध्यवर्ती दशा देखने को मिलती है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि F1 पीढ़ी में क्या हो जाता है, जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन पर, अब क्या बोलेंगे इसको, जब मध्यवर्ती दशा देखने को मिलेगी तो अब आगे बोलेंगे कि भैया F1 पीढ़ी में जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन पे अपूर्ण रूप से क्या होता है, प्रभावी होता है। ये प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होती है। चल इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आप लोग इसको और अच्छे से देख पाएं और समझ पाएं इसको। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल। ठीक है। अभी क्या है, आपको पता है कि अपूर्ण प्रभाविता जो साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने इसको देखा था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था कार्ल कोरेंस। एक बार और मैंने इनका नाम बताया आपको, अपूर्ण प्रभाविता को किसने देखा था, उनका नाम क्या था, कार्ल कोरेंस। ठीक है ना, कार्ल CARL कार्ल कोरेंस, CORRENS, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। तो अपूर्ण प्रभाविता को कार्ल कोरेंस ने, अभी जैसा कि शिवम ने बताया चैट में, मिराबिलिस जलापा, ठीक है ना, प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा क्या है बेटा, प्लांट है, इसी में तो खोजा था उन्होंने। किस पौधे में, अपूर्ण प्रभाविता को कार्ल कोरेंस ने किस पौधे में डिस्कवर किया था, मिराबिलिस जलापा नाम के पौधे में डिस्कवर किया था, मैं बताया। ठीक है ना। अच्छा, मिराबिलिस जलापा को और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं 4 ओ क्लॉक प्लांट। क्या बोलते हैं, 4 ओ क्लॉक प्लांट भी इसको कहा जाता है, 4 ओ क्लॉक प्लांट, याद रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमनली 4 ओ क्लॉक प्लांट भी कहा जाता है, किसको, मिराबिलिस जलापा को। अच्छा, इसमें होता क्या था, इसमें उन्होंने देखा था कि मटर की तरह मिराबिलिस जलापा में भी क्या होता है, 2 कलर के फ्लावर पाए जाते थे। तो एक तो उनका था कैपिटल आर और एक उनका स्मॉल आर। ठीक है ना, सेम वैसे ही। तो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर रेड फ्लावर वैरायटी थी। कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, रेड फ्लावर, लाल रंग के पुष्प वाला जो
जो उसकी प्रजाति थी रेड फ्लावर वैरायटी, और स्मॉलर आप लोग जान ही रहे हो, इसका मतलब हो गया व्हाइट फ्लावर वैरायटी, व्हाइट यानी सफेद रंग वाला पुष्प। तो बिल्कुल मटर की तरह यहाँ पर भी दो कलर के फूल निकल रहे हैं, रेड और व्हाइट। तो रेड फ्लावर वैरायटी और व्हाइट फ्लावर वैरायटी। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने क्या किया, इन दोनों जनकों को, इन दोनों पेरेंट्स को लेकर क्रॉस कराया, इन दोनों पेरेंट्स को लेकर क्रॉस कराएंगे ना, तो इधर से उन्होंने क्या किया, ये क्या है, ये पेरेंट्स है ना, क्रॉस तो हमेशा पेरेंट्स के बीच में होगा ना, तो ये पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स से क्या बनाएंगे, गैमिट बनाएंगे। बार बार मैं ऐसे ही तो करते आ रहा हूँ। पेरेंट्स से गैमिट बना लो, तो इधर से गैमिट बनेगा कैपिटल आर और इधर से गैमिट बनेगा स्मॉल आर। गैमिट बना के क्या कर दो, क्रॉस कर दो, तो आपकी F1 पीढ़ी क्या आ जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा F1 जनरेशन। आया ना F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर आया। पहले लॉ में बताया गया था कि जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, मेंडल का पहला लॉ अगर देखा जाए, हालांकि ये तो अपवाद है, यहाँ पर तो वो लॉ लागू होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस हिसाब से मेंडल के पहले लॉ के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में जो मिराबिली जलापा का फूल निकला है, इस फूल में जो कलर होगा वो होना चाहिए था रेड। क्या होना चाहिए था, रेड, क्योंकि डोमिनेंट वही है यहाँ पर कैपिटल आर। तो रेड यहाँ पे एक्सप्रेस होना चाहिए था। व्हाइट रंग का, व्हाइट कलर का फ्लावर नहीं निकलना चाहिए था, तो व्हाइट यहाँ पर क्या होता, रिसेसिव फैक्टर होता, और जो रेड है वो यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर होता। लेकिन मैंने इसमें क्या लिखवाया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता में से किसी से भी समानता नहीं रखते हैं। लिखवाया ना यहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं, जो F1 पीढ़ी होती है, वो अपने दोनों माता पिता में से, मतलब चाहे कैपिटल आर माता पिता, मतलब समझ गए ना, कि जो उनके जो दोनों माता पिता हैं, चाहे ये वाले और चाहे ये वाले, इन दोनों माता किसी से भी उनका संबंध नहीं होता, बल्कि एक इंटरमीडिएट दशा उत्पन्न हो जाती है। अब वो जो इंटरमीडिएट दशा थी वो क्या थी, कि कार्ल कोरेंस ने देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर जो है निकला है, ये किस कलर का फ्लावर है, इसका कलर है पिंक। ये देखिए पिंक, माता पिता में से पिंक कहीं पर भी नहीं था, जबकि संतान में पिंक आ गया। इट मीन्स पिंक एक यहाँ पर क्या है, मध्यवर्ती दशा आई, मध्यवर्ती, न रेड न व्हाइट, उसके बीच की दशा आ गई पिंक। ठीक है ना, तो ये मध्यवर्ती दशा यहाँ पर आई। ठीक है ना, अब देखो, तो अब ये जो चीज आई है, ये जो घटना हुई, ये घटना मिराबिली जलापा में कार्ल कोरेंस ने देखा था। यानी यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेंडल के प्रभाविता का नियम, इसका मतलब कि ये घटना मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है ना, अपवाद। तो अपवाद ही तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना। तो अब दूसरी बात सुनिए कि अगर ये घटना मेंडल के नियम का अपवाद है, ये घटना अगर मेंडल के नियम का अपवाद है, ठीक है ना, तो अब चलिए एक काम करते हैं, हम इसको एक बार F2 जनरेशन इसकी देखते हैं। तो F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना, सेल्फिंग कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। तो बस F2 जनरेशन बनाना है, तो सेम यही कैपिटल आर स्मॉल आर को एक बार फिर से ले लो, मतलब यहाँ पे क्या करा रहे हैं, स्वपरागण, सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब स्वपरागण। ठीक है ना, और अब आप F2 जनरेशन देखो। तो अब जरा मैं इसका F2 जनरेशन बना के दिखाता हूँ। दो तरीके हैं F2 जनरेशन बनाने के। पहला तो तरीका ये है बेटा, सबसे आसान, कि एक काम करें कि इसको जो है इससे कर दो। ठीक है ना, कैपिटल आर पहले देख लो, ठीक है ना, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, एक ये तरीका हो गया, ये बन गया F2 जनरेशन। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये कि चेकर बोर्ड बना के करिए, इसको किया जाए। चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, चल बन गया ऐसे। अब आपने भर दो इसको, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, दोनों में वही चीज आई। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये क्या था, ये आपका क्या बना, ये बना F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बना है, F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करा के हमेशा F2 जनरेशन बनाते हैं, तो ये F2 जनरेशन बनी। F2 जनरेशन में अगर आप फिनोटाइप रेशियो निकालोगे, फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, दृश्य रूप होता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे बेटा, तो आपको दिखाई देगा
कैपिटल आर का मतलब ये हुआ कि ये किस रंग का है, ये तो है आपका रेड, ये रेड वाला मिराबिलिस जलापा हो गया, ठीक है ना। और क्या स्मॉल आर क्या है, ये तो आपका हो गया व्हाइट वाला मिराबिलिस जलापा, हो गया ना बेटा, जनक वाला कैरेक्टर आ गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको इस कैपिटल आर स्मॉल आर ये जो है ये पिंक कलर हो गया, ये पिंक कलर हो गया, और ये भी क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। खेत में जब आपको प्लांट दिखाई देगा F2 जनरेशन में, कार्ल कोरेंस ने जब खेत में देखा F2 जनरेशन मिराबिली जलापा की, तो उन्होंने वहां पे देखा कि चार में से उन्होंने क्या देखा, चार में से उन्होंने देखा कि एक जो था वो व्हाइट कलर का था, एक जो था वो आपका रेड कलर का था, और दो जो थे वो पिंक कलर के थे, है ना। दो कैसे थे, पिंक कलर के थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो फिनोटाइप रेशियो दिखेगा, एक जो है वो व्हाइट कलर का दिखेगा या रेड कलर का दिखेगा, दो पिंक कलर के दिखेंगे, और एक जो है वो व्हाइट कलर का दिखेगा, एक रेड दो पिंक और एक व्हाइट, ये इनका बना फिनोटाइप रेशियो। जरा इनका जीनोटाइप रेशियो देखो। अच्छा, जीनोटाइप रेशियो जो है उसको देखने के लिए आप इस चेकरबोर्ड को ध्यान से देखो, तो कैपिटल आर एक ही है, सिंपल एक ही है, और तो कोई है नहीं इसमें का। कैपिटल आर स्मॉल आर दो है, और स्मॉल आर भी एक है, यानी कि जो इसका जीनोटाइप रेशियो आया वो भी वही आया जो फिनोटाइप रेशियो आया, मतलब कि दोनों रेशियो क्या है, सेम आए, सेम आए, दोनों रेशियो कैसे आए, समान आए, एक ही जैसे आए। यानी आप ध्यान दो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो फिनोटाइप और जो जीनोटाइप रेशियो होता है दोनों समान आता है। कितना आता है, कितना आता है, वो आता है 1:2:1, 1:2:1, याद रहेगा, ये तो बहुत आसान है, सबको याद हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या देख रहे हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने जब F2 जनरेशन बनाई, पहली बात तो F1 जनरेशन में ही आपको क्या दिखाई दिया, पिंक आ गया, इंटरमीडिएट दशा आ गई, आ गई इंटरमीडिएट दशा। जब F2 जनरेशन दिखाया तो F2 जनरेशन में तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जब तुमने F1 जनरेशन को 100 परागण करा के F2 जनरेशन बनाया, तो वहां पर तुमको ये दिख रहा है, तुम्हारा एक जो है वो रेड कलर का आया, एक रेड वैरायटी आई, रेड वैरायटी, है ना, दो आपकी जो है पिंक वैरायटी आई, पिंक वैरायटी, और एक आपकी क्या आई, व्हाइट वैरायटी आई, व्हाइट वैरायटी आई कि नहीं आई, सब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है सब, ठीक है ना। तो ये जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक प्रयोग, एक उदाहरण हो गया, जो कि कार्ल कोरेंस ने देखा था, इनकम्प्लीट या अपूर्ण प्रभाविता की घटना किस पौधे में, मिराबिलिस जलापा में। अच्छा, मिराबिलिस जलापा तो सबको पता है, मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। मैं आपको कुछ और भी जीवधारियों के नाम, ऑर्गेनिज्म के नाम बताता हूँ जिनमें मिराबिलिस जलापा जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो कुछ और आप लोग याद रखें, केवल कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी, ठीक है ना। तो कुछ अदर एग्जाम्पल की बात की जाए जिनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस नामक घटना देखने को मिलती है, तो उसमें आपने याद रखना है, एक तो आपका हो जाएगा स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, ये एक तरह का प्लांट है, स्नैप ड्रैगन, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। इसमें बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की घटना देखने को मिलती है। मिराबिलिस जलापा तो सबको याद है, पर उसके अलावा और किस पौधे में होता है, तो याद रखो स्नैप ड्रैगन। एक और लिखता हूं, वो हो जाएगा आपका क्या, एंथीराइनम मेजस, एंथीराइनम, ANTHIRHINUM, एंथीराइनम मेजस, स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मेजस, MAJUS, मेजस, ठीक है ना, स्पीशीज है तो स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, एंथीराइनम मेजस, ये भी एक आपका स्पीशीज हो गई, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान दो कि एक तो स्नैपड्रैगन हो गया और दूसरा हो गया एंथीराइनम मेजस, ये दो और आपको याद रखना, इनके अंदर भी अपूर्ण प्रभावित है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो केस होता है वो देखने को मिलता है। आपको इनका भी नाम याद रखना है, मिराबिलिस जलापा तो सबसे कॉमन है ही, तो वो तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला एक्सेप्शन हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसको हम लोग बोलते थे इनकम्प्लीट, मेंडल के लॉ का पहला आपका अपवाद हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अभी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आगे हम लेंगे। एक और एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था मेंडल के पहले लॉ का। क्या एक्सेप्शन था? वो था आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, तो चलिए कोडोमिनेंस देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा आपका जो एक्सेप्शन है दैट इज कोडोमिनेंस। सही है ना बच्चों? कोडोमिनेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? सहप्रभाविता। इसका कोई और नाम नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तो 3 नाम थे, यहाँ पर केवल एक ही नाम है। क्या? कोडोमिनेंस। अच्छा, सप्रभाविता। बात अगर सप्रभाविता की जाए तो इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, आप भी मेरे साथ में लिखो। लिखो, नाइदर नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप रिसेसिव रिलेशनशिप कॉमा नॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Incomplete dominance is seen in F1 generation. It's seen in F1 generation. Rather, rather a new, rather a new type of inheritance, a new type of inheritance is seen in F1 generation. F1 generation, पहले लिख लो ना पूरा, अभी फिर मैं बताता हूँ। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा इसको सुनने। इज सीन इन F1 generation where both the parents both the parents both the parents are expressed both the parents are expressed simultaneously together simultaneously मतलब एक साथ, साथ साथ, simultaneously। चलो बेटा, क्या लिख दिया भाई? यहाँ पे मैंने लिखा है कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस का अर्थ क्या है? कोडोमिनेंस में होता क्या है? सप्रभाविता किसको कहते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर ना तो कोई प्रभावी और अप्रभावी के बीच में संबंध दिखाई देता है, जैसे मेंडल के पहले लॉ में प्रभावी और अप्रभावी के बीच संबंध दिखाई देता है, यानी यहाँ पर ना ही, यानी यहाँ पर ना तो मेंडल का पहला लॉ लागू होता है, ठीक है ना। नॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली घटना दिखाई देती है, जैसा अभी मैंने आपको पढ़ाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी यहाँ पर नहीं होता कि कोई इंटरमीडिएट दशा आ जाए। तो नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन F1। तो F1 जनरेशन में ना तो प्रभावी अप्रभावी के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है, ना तो अपूर्ण प्रभाविता दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? रादर ए न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, रादर ए न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि अपितु F1 पीढ़ी में एक नई प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर ए न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अपितु F1 जनरेशन में एक नई प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, एक नया प्रकार का आपको इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। इस सीन इन F1 जनरेशन, समझ आई? इस सीन इन F1 जनरेशन में आपको एक नई प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, वेयर बोथ द पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड, मतलब
कि जिसमें दोनों ही पेरेंट्स एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए, जिसमें दोनों ही पेरेंट एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। टुगेदर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में, एक्सप्रेस मतलब प्रकट हो जाते हैं, प्रदर्शित हो जाते हैं। दोनों ही पेरेंट एक साथ F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाते हैं। दोनों ही पेरेंट एक साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको यही सब चीज याद रखनी है आपको, और समझे रहेंगे तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ठीक है ना। मतलब सहप्रभाविता नाम था ना, तो सहप्रभाविता मतलब यही होता है। अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, चलिए आपकी सुविधा के लिए, आप सभी के लिए, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा जरूर अगर आपको समझना है अच्छे से। ठीक है ना। क्या कि ना तो F1 पीढ़ी, ना तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, ना तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता ऑब्लिक अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाविता मतलब डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, वो तो प्रभाविता हो गई। और डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप ना देखकर इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाए तो वो क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता हो गया। अभी अभी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था। तो ना तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता ऑब्लिक अपूर्ण प्रभाविता संबंध देखने को मिलता है, संबंध देखने को मिलता है, ना ही न ही न ही अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, न ही अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। मतलब ना तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखता है, ठीक है ना, और ना ही यहाँ पर जो है, ना ही यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। अपितु अपितु F1 पीढ़ी में क्या होता है, यहाँ पर F1 पीढ़ी में एक नई प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, एक नई प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, जिसमें आप क्या देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि दोनों पेरेंट एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, जिसमें जिसमें दोनों ही पेरेंट्स, यही है कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों ही पेरेंट्स को मतलब साथ साथ प्रभावी हो जाते हैं। दोनों ही पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब जनक, एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना इस चीज को। ठीक है ना। तो वो जो मैंने इंग्लिश में लिखा वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हिंदी में लिख दिया। और हिंदी में जो मैंने लिखा वो वही चीज है कि ना तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता संबंध देखने को मिलता है, ठीक है ना, या प्रभावी संबंध देखने को मिलता है, ऐसे बोल सकते हैं, प्रभावी या प्रभावी संबंध देखने को मिलता है, और न ही अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, बल्कि क्या होता है, F1 पीढ़ी में एक नए प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, एक नए तरह का यहाँ पर इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, जिसमें आप ये देखते हैं, आपको ये दिखाई देता है कि जो दोनों जनक है, माता पिता हैं, दोनों पेरेंट्स हैं, वो दोनों पेरेंट्स एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था। ठीक है ना। दोनों पेरेंट्स में से या तो एक फैक्टर आ सकता था, या तो फिर दोनों में से कोई नहीं आकर इंटरमीडिएट आता था। तो इस घटना को आप क्या बोलते हो, इस घटना को आप बोलते हो कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस। जरा इसका एक एग्जांपल देख लो ना, ताकि अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना, कोडोमिनेंस का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चल एग्जांपल बात करें अगर एग्जांपल की, तो एक एक बहुत फेमस एग्जांपल है रोन कलर इन कैटल्स। रोन कलर इन कैटल। कैटल मतलब मवेशी, जो जानवर होते हैं, गाय भैंस, कैटल्स। ठीक है ना, रोन कलर इन कैटल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? रोन मतलब क्या होता है जानते हो? धब्बा, धब्बेदार रंग। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलना हो तो बोलेंगे मवेशियों में, मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं हमारे, मवेशियों में जो पालतू जानवर होते हैं, धब्बेदार रंग। रोन कलर का मतलब धब्बेदार रंग, मवेशियों में धब्बेदार रंग। अच्छा ये क्या है? ये आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जैसे मैं अगर इसको और डिटेल करूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को, तो मान लीजिए कोई कैटल है, कोई जानवर है, कोई मवेशी, गाय भैंस कुछ भी है। ठीक है ना, गाय है या फिर कोई और जानवर है, तो उसमें आपने क्या लिखा? कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर कैपिटल आर का मतलब हो गया कि ये रेड कलर का, रेड कोट कलर है किसी मवेशी का। रेड कोट, कोट मतलब जान रहे हैं ना, कोट मतलब उसका शरीर, ठीक है ना, उसकी त्वचा। रोड रेड कोट कलर, ठीक है ना, इन कैटल। तो किसी मवेशी, किसी पालतू जानवर में, गाय रही होगी या कोई भी और दूसरा, कैट होगी, बिल्ली होगी, तो रेड कोट कलर इन कैटल। तो एक कोई कैटल है, उसके अंदर उसकी स्किन किस कलर की है? लाल रंग की है। उसकी पूरी बॉडी किस रंग की है? रेड कलर की है। उसका कोट मतलब उसकी स्किन किस कलर की है? रेड कलर की है। और दूसरी तरफ कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब होता है वाइट, वाइट कोट, कोट मतलब त्वचा, वाइट कोट कलर, ठीक है ना, इन कैटल। चलिए, तो ये हो गया पेरेंट्स। क्या हो गया बेटा? ये पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स से क्या बनाना है? गैमीट, गैमीट बनाओ। इधर से निकाला कैपिटल आर, इधर से निकाला कैपिटल डब्ल्यू। क्या करना है? क्रॉस कराना है। कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बना, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये जो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बना, ये F1 जनरेशन आ गई, आई ना। कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से क्या आई? F1 जनरेशन बनी। ये F1 जनरेशन ही तो है ना। चलो, जानते हो ये जो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू आया है, ये जो मवेशी आया है, ठीक है ना, इसको अगर इसका कलर देखेंगे तो इसका कलर जो आता है वो आएगा क्या? रोन, रोन कलर आएगा। ROAN, रोन कलर, रोन कलर आया। रोन कलर मतलब, रोन कलर का मतलब ये कि इस पे क्या है? डिफरेंट कलर के धब्बे आए इसके शरीर पर। रोन कलर आया यानी, लिख देते हैं, यानी समझने के लिए, पैचेस ऑफ, पैचेस मतलब धब्बे। इसकी त्वचा कैसी आई, कैसी बनी, इसका रंग कैसा बना? पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर, पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर। समझ रहे हैं? पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर का मतलब समझ रहे हैं? धब्बेदार, मतलब इसका क्या हुआ? धब्बेदार, धब्बेदार त्वचा, धब्बेदार त्वचा इसकी बनी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? धब्बेदार त्वचा बोलेंगे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कैटल, जो पेरेंट है, एक रेड कलर का कोट का, एक रेड कोट कलर का है, एक व्हाइट कोट कलर का है, लेकिन जो बच्चा बना, जो F1 जनरेशन बनी, वो रोन कलर आया। रोन कलर मतलब धब्बा आया, दोनों रेड व्हाइट ऐसे मिलाकर धब्बा आ गया, धब्बेदार त्वचा आई। दोनों ही कलर आ गए, रेड भी आया, व्हाइट भी आया, तो इसीलिए हम रोन बोल रहे हैं। यहाँ रोन का मतलब धब्बेदार से है। ठीक है ना, रोन कलर, रोन कलर का मतलब दोनों ही पेरेंट यहाँ पर एक साथ एक्सप्रेस हो गए, रेड और व्हाइट दोनों। तो बॉडी कैसी बनेगी? धब्बेदार बनेगी ना। रेड और व्हाइट दोनों आएगा तो बॉडी कैसी बनेगी? धब्बेदार बनेगी। उसी को तो इंग्लिश में बोल रहे हैं रोन। उसी को क्या बोल रहे हो?
रोन कलर कह रहे हो, है ना। अच्छा, अगर इसको सेल्फिंग करा दें F2 जनरेशन के लिए, तो चलो F2 जनरेशन करते हैं। तो F2 जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू को फिर से इसी से कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से क्या करवा देना पड़ेगा, सेल्फिंग करवा देनी पड़ेगी। तो अगर हम इनकी सेल्फिंग कराएं, स्वपरागण क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें F2 जनरेशन चाहिए। तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, चेकर बोर्ड बना देते हैं। देख लीजिए क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, आया ना। कैपिटल आर आया है, कैपिटल आर तो पेरेंट वाला कैरेक्टर आ गया, आया ना। तो कैपिटल आर का मतलब ये हुआ कि जो ये जो तुम्हारा है कैपिटल आर, इसका मतलब ये रेड है, ये रेड कोट वाला कलर है। ये क्या है जी, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ये तो रोन है, रोन है धब्बा वाला। ये भी क्या है, रोन है, धब्बा वाला है। और ये क्या है बेटा, ये ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। वाइट पेरेंट वाला कैरेक्टर, ये वाइट आ, तो ये रेड कोट है, ये रोन कोट वाला कलर आ गया, ये भी रोन कोट है, और ये व्हाइट कोट आई, कोट मतलब त्वचा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर जो आपका जीनोटाइप रेशियो बना, जीनोटाइप रेशियो, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जीनोटाइप ही देख लीजिए। तो कैपिटल आर एक ही है, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू दो हैं, और कैपिटल डब्ल्यू भी एक है। तो ये आपका आ गया जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो भी देख लो, सेम वही आएगा। फिनोटाइप रेशियो देखो, तो एक आपका रेड आया है, दो रोन आए हैं, और एक जो है व्हाइट आया है। तो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों जो रेशियो हैं वो आपके सेम आ रहे हैं। कितने कितने आए, 1:1:1:2:1, यही आया ना, सेम आया ना। इससे पहले जो मैंने अभी एक और एक्सेप्शन पढ़ाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें भी सेम आया था, यही आया था एकदम, उसमें भी याद रखना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और अभी को जो पढ़ा है को डोमिनेंस, दोनों में F2 जनरेशन में जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सब क्या आता है, 1:2:1 ही आता है। तो इसमें भी यहाँ पर जो रेशियो आया है वो क्या आया है, ये जो रेशियो आया है ये क्या आया है, सेम आया है, सेम आया है, ठीक है ना। यही रेशियो लॉ ऑफ उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आया था, वही रेशियो यहाँ पर भी आया, को डोमिनेंस में भी आया। समझ रहे ना इस बात को। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा दिया, एक को डोमिनेंस, एक आपको एग्जांपल बताया जो एक एक्सेप्शन था किसका। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ जाते जाते, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको हम लोग बाद में बहुत डिटेल भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। देखो, एक ये एग्जांपल था, इसको एग्जांपल 1 कर लो, रोन कलर इन कैटल कोडोमिनेंस का। एक एग्जांपल और कोडोमिनेंस का होता है, जो कि हम लोग बाद में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 कोडोमिनेंस का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी, याद आ गया आप सबको, ए बी ब्लड ग्रुप, हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे बहुत डिटेल। ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस, है कि नहीं बेटा, ये भी तो है, ये भी क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, है ना। इसमें क्या होता था, लिख दूं, लिख ले मेरे साथ में थोड़ा सा। ए बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन, एंटीजन ए एंड बी, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना।
ए बी ब्लड ग्रुप केवल, आपको पता है ना ह्यूमन में ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के होते हैं ना। एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक ब्लड ग्रुप बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है। तो एक जो ए बी होता है वो वाला केवल केवल वो वाला ए बी ब्लड ग्रुप, सब नहीं, केवल ए बी वाला, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन, शरीर के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ना, एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं। पढ़ा है ना आपने ब्लड ग्रुप, हम भी पढ़ाएंगे आपको आगे। दोनों पाए जाते हैं और डिटेल पढ़ाएंगे अच्छे से। दोनों पाए जाते हैं एवं एक्सप्रेस होते हैं और दोनों प्रकट भी होते हैं। तो हुआ ना कोडोमिनेंस, ये भी एग्जाम्पल हुआ कि नहीं कोडोमिनेंस का, ये भी। तो इसलिए इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी रुधिर वर्ग या ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, है कि नहीं, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। जो ए बी रुधिर वर्ग होता है वो भी कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं और दोनों प्रकट भी होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो भी एक सहप्रभाविता का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। और एक उदाहरण मैंने बताया, रोन कलर इन कैटल्स, जानवरों में, मवेशियों में धब्बेदार रंग जो होता है त्वचा का, वो भी था। और एक मैंने और बताया आपको, क्या, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम लोग आगे ब्लड ग्रुप अलग से पढ़ेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म टॉपिक में आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैंने आज आपको पढ़ा दिया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का पहला नियम खत्म हुआ और मेंडल के पहले नियम को बताने के बाद मैंने मेंडल के पहले नियम के जो एक्सेप्शन थे, अपवाद थे, दो अपवाद थे। एक आपका था क्या, एक आपका था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी पढ़ाया आपको। और फिर मैंने आपको एक और अपवाद बताया मेंडल के पहले लॉ का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। दूसरा जो मैंने आपको अपवाद बताया वो था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, ठीक है ना बेटा। और मैंने उसमें आपको अपूर्ण प्रभाविता में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, कौन सा, मिराबिलिस चलापा वाला। मैंने 2 नाम और भी आपको बताए, आपको याद कर लेना वो दोनों नाम भी। एक था स्नैपड्रैगन और एक जो दूसरा वाला था उसको बोलते थे एंथीराइनम मेजस। तो वो दोनों भी ऐसे अर्ब स्पीशीज हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है सेम मिराबिली जलापा के जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता था, ठीक है ना बेटा। तो अब ओवरऑल इस लेक्चर में खत्म हो गया पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।